चलिए देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कि दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होगा, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, ओके। तो दो, ठीक है, मैं रिकॉर्ड तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो सर्किल कब ऑर्थोगोनल होता है उसके बारे में अब हमें जानना है, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ इक्वेशन और सॉरी ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्किल, ठीक है। तो देखो, सर्किल का ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होता है, इस बात को समझते हैं कि दुनिया का कोई भी कर्व, सबसे पहले देखो कोई भी कर्व, कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, उस कोई भी कर्व का, दो कर्व के बीच का यदि मुझे एंगल देखना है, कोई भी कर्व के बीच का यदि मुझे एंगल देखना है, ठीक है। तो कोई भी कर्व के बीच का एंगल यदि मुझे देखना होता है, ठीक है, या कोई किसी पॉइंट पर, चलो कर्व के बीच का एंगल बाद में देखेंगे, किसी पॉइंट पर, ठीक है, मुझे यदि एंगल देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट। समझ बात आई? उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट। और वो टेंजेंट जो एक्स एक्स, मतलब जैसे इसी केस में लो, करो उसको कि दो सर्किल है मेरे पास, देखो ध्यान से, दो सर्किल है। अब इन दोनों सर्किल के बीच का यदि मुझे टेंजेंट निकाल, बीच के एंगल निकालना है, मान के चलो इस पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में हम टेंजेंट बनाएंगे, इन दोनों के बीच में हम टेंजेंट बनाएंगे, इन दोनों के बीच में हम टेंजेंट बनाएंगे। और ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसी एंगल को क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल से तो सिंपल सी बात पता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल से सिंपल सी बात पता है कि ये दोनों कितने होगा, 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री होगा, ऑर्थोगोनल के केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट क्या करेगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो सेंटर से पास करेगा। यदि इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं तो ये सर्किल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा। यस। ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R1 हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, दो सर्किल मेरे को गिवन होगा, ये S1 बराबर 0 और ये S2 बराबर 0, ये दो सर्किल गिवन होगा। अब तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, टू सर्किल्स आर कॉल्ड orthogonal if two circles are called orthogonal या said to be intersect orthogonally are called orthogonal, ठीक है। if if circle intersect at 90 डिग्री एंगल, intersect at 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि यदि ये 90 डिग्री को इंटरसेक्ट करेगा दो सर्किल, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये सिंपल से छोटी सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट क्या है, इन दिस केस टेंजेंट्स आर passes through center of सर्किल्स। ऑब्वियस सी बात है कि एक टेंजेंट दूसरे सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल, दूसरा टेंजेंट पहले सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अब ठीक है, ये बात छोटी सी बात है। अब तुम देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेरा, मतलब ये पॉइंट भी लिखी देता हूं, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है,
इन केस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इंटरसेक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी in case of orthogonal intersection in case of orthogonal intersection in case of orthogonal intersection, ठीक है, in case of orthogonal intersection length of tangent drawn from center, length of tangent drawn from center, ठीक है, center of one of the circle, ठीक है, to another circle will be equal। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ ये बात होगा कि नहीं होगा जी? मैंने क्या लिखा कि इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन लेंथ ऑफ, ठीक है, intersection length of tangent drawn from center of one of the circle to another circle will be equal। तो भी ऐसी बात है, ठीक है, कि in case of orthogonal intersection length of tangent drawn from center of one of the circle to another circle will be equal। ये बात जो है अच्छा, इक्वल टू ओन रेडियस होगा, ठीक है ना, सर्किल टू अनदर सर्किल विल बी इक्वल टू देयर रेडियस। ये लिखना सही बात है कि नहीं? बताओ ये देखो, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पहले सर्किल का, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हुआ भाई, इस वाले सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, लैंग्वेज छोड़ो आप, लैंग्वेज में गलत लिख दिया हूं, लैंग्वेज क्या होगा जी? विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ईच अदर, रेडियस ऑफ ईच अदर। अब थोड़ा देखो तो सही लैंग्वेज बना क्या? रेडियस ऑफ ईच अदर, मतलब कहने का सेंस यही है, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूं मैं, देख लेना, लैंग्वेज सही होगा तो करेक्ट करा देना मेरे को, कि भाई देखो इस सर्किल के लिए, ये जो सर्किल है S2 सर्किल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? S2 सर्किल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट और S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा नहीं? S2 सर्किल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और S2 फ्रॉम सेंटर भी लिख लेना, फ्रॉम सेंटर। एक काम करता हूं, ये ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लेना, इस पॉइंट को मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं सही से लिख रहा हूं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान कहना ये चाह रहा हूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन S2 फ्रॉम सेंटर ऑफ S1 इज इक्वल टू R1। सही बात है कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं? सही बात है, यही पॉइंट मैं लिखवाना चाह रहा हूं। सिमिलरली लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन S1 फ्रॉम सेंटर ऑफ S2 इज इक्वल टू R। देखो तो ये बात सही है कि नहीं? बात सही है, बताओ हाँ है ना? सही है कि नहीं? अरे सही है, ठीक है, तो ये बात मैं लिखवा रहा था। अब ये हो गया, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये 3 पॉइंट के बाद
ऑर्थोगोनलिटी का जो कंडीशन होता है हम वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनलिटी का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ध्यान दो, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन क्या होगा, ध्यान देना, ये मिटा रहा हूं, नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। ठीक है, अब देखो कि ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ट्रायंगल मेरा ये C1 ये C2 और इसको मैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको कुछ भी मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मान लेता हूँ सब। तो देखो ट्रायंगल PC1 C2 में, ठीक है, जो एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा, वो कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री, बताओ कौन सा होगा, ऑब्वियस बात है ये वाला होगा, ये 90 होगा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता हो, बताओ हाँ या ना। यस सर। लिख सकता हूं। अब देखो S1 सर्किल के लिए, S1 सर्किल के लिए C1 क्या हो जाएगा, S1 सर्किल के लिए C1 क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस G1 कॉमा माइनस F1। और C2 सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस G2 कॉमा माइनस F2। ओके, और रेडियस क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस सबको पता है क्या हो जाएगा। यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्या हो जाएगा जी, R1 क्या हो जाएगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा, यस सर। यस सर। हो जाएगा। अब यदि मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, तो एक्सपैंड करके फाइनल सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू जी वन जी टू प्लस 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2, इसको सॉल्व कर लोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। यही क्या हो गया ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन, क्या कि 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 C2। ये और डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि यदि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू छोड़ देगा, पूछेगा कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल ये कंडीशन लगाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला बना जी, क्या फॉर्मूला बना, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सबको याद हो गया, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। तो ये ऑर्थोगोनलिटी, दो सर्किल के ऑर्थोगोनलिटी का जो कंडीशन बना वो बना, ठीक है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। समझ गए, ये कंडीशन बन गया ऑर्थोगोनलिटी की, समझ में आ गया सबको ये बात। अरे आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आ गया। यस सर। ठीक है, तो सिंपल इसका जो एप्लीकेशन एकदम बहुत इजी है, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखना, जी मेंस जी एडवांस में देखना, जी मेंस जी एडवांस में पूछता है डायरेक्टली कि ये दो सर्किल ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन लिखा देखो, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, if x square plus y square plus px plus py minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 10x plus 10y 2py plus 1 बराबर 0, कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, फटाफट करके बताओ तो इसको क्या कंडीशन लगाएंगे, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
आगे आंसर। अरे आंसर सर आ गया। 3,2। हाँ 2,3 आंसर। पी की वैल्यू आ गया 2,3। यस सिंपल, सर। ये ऑर्थोगोनैलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। जैसे मैंने डायरेक्ट अभी पूछा ना, एकदम एज इट इज जैसे ही आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन G1 G2 प्लस F1 F2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉमन टेंजेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन टेंजेंट्स। ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें। कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट में क्या होता है? सबसे पहला कॉमन टेंजेंट में, टेंजेंट दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो डीसीटी और एक टीसीटी। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, तो शॉर्टकट में डीसीटी मैं लिख दूं तो समझ जाना। एक तो होता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या होता है? कॉमन टेंजेंट इन विच DCT is a common tangent in which centers lies same side, या center lies same side, same side। मतलब देखो कि मेरे पास दो ट्रायंगल है, दो सर्किल है। ऑब्वियस बात है, जब भी कॉमन टेंजेंट की बात होगी दो सर्किल की बात होगी। ये दो सर्किल है। अब इसमें टेंजेंट कैसे बन सकता है? या तो ऐसे बन सकता है और या ऐसे बन सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। सॉरी, इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आ गई? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डेफिनेशन ये हो गया, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? सेंटर्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट। जब अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट होगा तब क्या हो जाएगा? टीसीटी हो जाएगा। समझ बात आई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ हाँ या ना। डीसीटी क्या होता है और टीसीटी क्या होता है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो तुम ही सोच कर देखो, मैक्सिमम कितने टीसीटी हो सकता है? 2। और मैक्सिमम डीसीटी कितने हो सकता है? 2। तो टीसीटी कितना हो जाएगा? 2। डीसीटी कितना हो जाएगा? 2। ये मैक्सिमम है। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये छोटा सा डेफिनेशन था जो कि आपको क्लियर हो गया। समझ गए? रफ कर दूं? रफ कर दूं जी? हेलो? यस सर। ठीक, ये डीसीटी और टीसीटी का मतलब क्या होता है ये हमने समझाया। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट केस में नंबर ऑफ टीसीटी और नंबर ऑफ डीसीटी कितना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट कि नंबर ऑफ डीसीटी कितना होगा, नंबर ऑफ टीसीटी कितना होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट केस फर्स्ट। ठीक है, इफ C1 C2 इज प्लस, डायरेक्ट लिख दो, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R। मतलब C1 C2 वाले दो सर्किल की बात हो रही है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब C1 हो गया मेरा ये हो गया C2, और C1 C2 का डिस्टेंस यदि R1 R2 से ग्रेटर है, इसका मतलब सर्किल क्या है? सर्किल क्या है? सर्किल क्या होगा? दिस इंप्लाइज सर्किल इज डिसजॉइंट सर्किल। और यदि डिसजॉइंट सर्किल होगा, ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, जिसमें डीसीटी कितना होगा 2 और टीसीटी कितना होगा 2। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ठीक है, अब केस 2 क्या है? केस 2 में केस 2 क्या है कि इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यदि C1 C2 R1 R2 के बराबर हो जाएगा, C1 C2 R1 R2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब सर्किल क्या हो रहा है? टचिंग। सर्किल क्या कर रहा है? एक दूसरे को टच कर रहा है। और यदि एक दूसरे को टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? कितने Three. कॉमन टेंजेंट बनेंगे? 3। ठीक है, ये इन दिस केस दिस इंप्लाइज सर्किल टचेज ईच अदर। सर्किल क्या करेगा? एक दूसरे को टच करेगा, और यदि टच करेगा तो कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा? 3, जिसमें डीसीटी कितना होगा 2 और टीसीटी कितना होगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। यस सर। समझ गए सब लोग? ये था हमारा दूसरा केस। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस समझना। केस थर्ड, ओके। केस थर्ड में क्या है कि यदि R1 माइनस R2, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी ग्रेटर लेस देन लेते हैं, इज लेस देन C1 C2। R1 माइनस R2 मैं C1 C2 से लेस देन ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? कि सर्किल क्या होगा? सोच के बताओ, सर्किल क्या होगा? सर्किल क्या होगा? इंटरसेक्टिंग सर्किल होगा। तभी तो ये पॉसिबल है। सर्किल क्या होगा? सोच के देखो, इंटरसेक्टिंग होगा। ये C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, ये क्या हो गया? C1 C2। ठीक है, अब देखो, तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है मेरा? R1, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है मेरा? R2। R1 माइनस R2 इस केस में देखो तो लेस देन C1 C2 होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। अरे यस कुछ सर। तो। और ऑब्वियस सी बात है, और ये जो है ग्रेटर R1 प्लस R2, मतलब इससे लेसर होगा, और R1 माइनस R2 से ग्रेटर होगा, और R1 प्लस R2 से लेसर होगा। तो इस केस में टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे? Oh, sir. हाँ, दिस इंप्लाइज सर्किल इज इंटरसेक्टिंग at 2 points, ओके। और इस केस में जो हमारा डीसीटी कॉमन टेंजेंट बनेगा, दिस इंप्लाइज कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा? 2, और वो दोनों का दोनों कौन सा बनेगा? डीसीटी कितना बनेगा? 2, टीसीटी कितना बनेगा? 0। आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। सर हाँ बोलिए। यहाँ मॉड तो लगा ये लेंगे, R1 ठीक है? माइनस R2 वाला बताना। क्या बोली? यहाँ R1 माइनस R2, कोई बात बराबर है। क्या बोली? R1 माइनस R2 क्या बोली? सर ये वाला बताना कैसे लिखा? भाई R1 डिस्टेंस कितना है? R1 डिस्टेंस इतना है, देखो इतना R1 डिस्टेंस है, इतना, और R2 इतना है, तो R1 माइनस यदि R2 करोगे तो वो C1 C2 से छोटा ही आएगा ना। यस सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, C1 C2 R1 प्लस R2 से पक्का है बड़ा आएगा, मतलब C1 C2 से बड़ा आएगा R1 प्लस R2, गारंटी। ये हो गया आपका जब ये केस होगा। अब देखो, अब सर्किल क्या है? इंटरसेक्टिंग है। मैंने टचिंग ले लिया, इंटरसेक्टिंग ले लिया, अलग अलग ले लिया, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? अब आगे की पॉसिबिलिटी क्या है जी? इमेजिनरी। आगे की पॉसिबिलिटी है कि एक सर्किल दूसरे को सर्किल कंटेन कर ले। यदि एक को दूसरा कंटेन कर लेगा, एक को दूसरा कंटेन कर लेगा, और ये मेरा R1 हो गया, C1 हो गया, और ये मेरा C2 हो गया, और ये मेरा R2 हो गया, एक दूसरे को यदि कंटेन कर लिया, तो इस केस में केस 4 में क्या हो जाएगा? C1 C2 बराबर क्या निकल के आएगा? बताओ, C1 C2 बराबर क्या निकल के आएगा? सोच के बताओ। R1 minus R1 R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर आएगा कि नहीं? R1 में से R2 को घटाओगे, देखो R1 मेरा इतना है, ठीक है, और R1 मेरा इतना है, और R2 मेरा इतना है, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो C1 C2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा? अरे आएगा कि नहीं? यस सर। तो इस केस में, इन दिस केस, ठीक है, सर्किल
touches internally to each other। सही बात है कि नहीं? वहां पर क्या था, एक्सटर्नली टच कर रहा था, और यहाँ पर क्या है, इंटरनली टच कर रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया? अरे हाँ या ना? आया Yes, समझ sir. में? तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 1, और ये कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, डीसीटी। डीसीटी में और क्या हो जाएगा, 1। ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे Yes, आया sir. समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट केस, फिफ्थ केस में क्या पॉसिबिलिटी है भाई? अब क्या पॉसिबिलिटी है कि सर्किल एक दूसरे को करेंगे। कंटेन करे बट टच ना करे। यही पॉसिबल है। सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये हो गया। अब एक दूसरे को तो टच कर रहा है बट कंटेन किसी को नहीं कर रहा है। R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो उल्टा लिख दिया मैं, R1 R2। ओके, तो इस केस में यदि इफ केस 5 फिफ्थ होगा, केस फिफ्थ इफ C1 C2, इस केस में C1 C2 हमेशा क्या होगा, C1 लेस C2 देन क्या होगा, लेस R1 देन माइनस R1 R2। माइनस R2। C1 C2 हमेशा लेस देन R1 माइनस R2। इस बात की गारंटी होगा कि C1 C2 तुम नोटिस करके देखो, C1 C2 इतना डिस्टेंस हो गया और R1 कितना हो गया, देखो ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा R1। सोच के देख लेना, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R1 में से R2 माइनस करोगे तो डेफिनेटली C1 C2 से लेसर होगा। मॉड लगा दो, ठीक है। तो इस केस में सर्किल विल कंटेन, इन दिस केस S1 सर्किल contain completely S2। इन दिस केस कॉमन टेंजेंट कितना, 0। ऑब्वियस बात है, डीसीटी टीसीटी के सवाल ही नहीं उठता है। आई होप क्लियर हो गया ये बात, क्लियर हो गया? हो गया, ये पांचों केस क्लियर हो गया। देखो ये पांचों केस याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इस पे। डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछेगा कितना होगा, दो सर्किल का इक्वेशन दे देगा और बोल देगा नंबर ऑफ डीसीटी कितना होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का। एकदम ऐसे पूछता है, सीरियसली बता रहा हूँ, देखना चाहिए मेंस का क्वेश्चन, ये एडवांस का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऑर्थोगोनल में मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लो, ठीक है, ऐसे तो कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, बिटवीन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बताना था इसका आंसर कितना कॉमन टेंजेंट होगा। कितना आंसर आ गया? So 0. कितना आंसर आया जी? सर 2। सही है, 2 आंसर सही है। 2 कॉमन टेंजेंट है, ये बिल्कुल आंसर सही है। अरे 0 कैसे बोल रही है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, 0 आंसर बोल रही है।
भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे ना? आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू? हेलो? चलो देखो, आंसर है कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 2। पता नहीं इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगेगा। हो गया क्या? अरे मुझे Yes, करने की sir. जरूरत है क्या? यस सर। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में सारे स्टोरी पढ़ेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में थोड़ा सा ये जो है फिगर, ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं पहले। ये मान लेता हूं मैं सर्किल, ओके, छोटा सा सर्किल ये मान लेता हूं, ओके। तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। इसको ये दे दो, ठीक है। ये मान लिया P, यहां से C, इसको मान लेता हूं मैं C1, तो ये मान लेता हूं ये T1, ओके। इसको मान लेता हूं C2, मान लेना कि ऐसा फिगर है, ठीक है ना? फिगर मेरे से अच्छा नहीं बनता, ये T2, ठीक है, और ये P हो गया, ओके। ऑब्वियस बात है, ये एंगल थीटा हो जाएगा कि यदि मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यस सर। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद देखो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा बिगर है और ये थोड़ा स्मॉलर है। ये दो, ये बिगर है स्मॉलर है, तो बिगर है स्मॉलर है, तो थोड़ा सा यहाँ से ये बनाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना जी। अब ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल। इन दोनों लाइन को मैंने क्या बना दिया? पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या बना दिया? पैरेलल, ठीक है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल बना दिया और ये क्या हो गया? यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, तो ये n हो गया। समझ बात आई? और ये एंगल थीटा है, देखो इस लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये ब्लू वाला लाइन दोनों पैरेलल है, और ब्लू इस लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, इस लाइन के साथ, ठीक है। देखना देखना ध्यान से, ये ब्लू वाला एंगल क्या है? ब्लू वाला जो है, ठीक है, वो लाइन और जो ऊपर वाला लाइन है, ये दोनों आपस में मैंने क्या बनाया? पैरेलल बनाया, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। देखो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है आपस में, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों यदि पैरेलल हो गया और इस पैरेलल लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियस है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ क्या बना रहा है? थीटा। तो इस लाइन के साथ ये दोनों पैरेलल लाइन था, तो ये भी एंगल कितना होगा जी? थीटा ही होगा कि नहीं? ये भी एंगल क्या हो जाएगा मेरा? थीटा ही हो जाएगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ओके, समझ में आया? यहां तक ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ओके। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं? फिर से पूरा देखो, मैंने क्या बोला? नहीं सर, एंगल एंगल। एंगल, ठीक है। मैंने क्या बोला? देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इस लाइन के साथ जब देखो ना, कोई भी लाइन है, ठीक है, यदि इसके साथ ये थीटा बनाएगा, ये पैरेलल, तो ये भी थीटा बनता है। तो सेम स्टोरी है, ये लाइन और ये इस लाइन के साथ, ये लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल बना है? थीटा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के साथ ये जो ब्लैक वाला लाइन है वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा। तो इसलिए ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? ये डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R2, हो जाएगा कि नहीं? ये डिस्टेंस मेरा क्या है? R2, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है 90 डिग्री, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा। बताओ कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आ गया यहाँ तक? ये सारे कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। ये सबसे पहला ये जो हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ DCT,
ये जो डिफाइन होता है ये यही डिफाइन होता है लेंथ ऑफ डीसीटी। क्या डिफाइन होता है? लेंथ ऑफ डीसीटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो कि ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल PC2T2 दिख रहा है सबको? PC2T2 दिख रहा है? PC2T2 दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं? ट्राइंगल PC2D2, ठीक है, एंड ट्राइंगल PC1T1 एंड ट्राइंगल PC1T1, PC2T2 एंड ट्राइंगल PC1T1। अब बताओ ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। यस सर। बताओ सब लोग बताओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं? कौन सा सिमिलरिटी? एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल सिमिलरिटी। भाई बताने की जरूरत है कि सबको समझ में आ गया? देखो हाँ, yes, sir. PC2T2, देखो C1T1P, ठीक है, C2T2P, ये देखो ये दोनों में एंगल थीटा है कि नहीं? थीटा एंगल है कि नहीं? बताओ। और दोनों में 90 एंगल है कि नहीं? तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो ये क्या हो गया? हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यदि ये सिमिलर हो गया तो यदि ये सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज से मैं क्या लिख सकता हूँ? PT2 अपॉन PT1 इज इक्वल टू PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू C2T2 अपॉन C1T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। बताओ तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ ये, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जो मैंने लिखा है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे हो जाएगा सर। तो बताओ सोच करके देखो, सिंपल सी बात है। PT2 देखो PT2 अपॉन क्या जाएगा? PT1, तो PT1 सिमिलर ट्रायंगल है। PC2 अपॉन क्या आ जाएगा? PC1, ठीक है। अब फिर ये ट्रायंगल ये है तो R2 अपॉन R1, ठीक है। अब वैसे ही C2T2 अपॉन C1T1 और C2T2 की वैल्यू क्या है? R2 और C1T1 की वैल्यू क्या है? R2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ कि यहां से ये देखो ध्यान से, इसको PC2 अपॉन PC1 इजकल टू R2 अपॉन R1। देखो ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो यदि ये रेशियो गिवन है तो C1 C2 को P क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कि नहीं? C1 C2 को P क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कि नहीं? अरे करेगा। यस सर। तो यहां से मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं? एक अच्छा सा स्टेटमेंट क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs, ठीक है, विल डिवाइड, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ radii externally। बताओ सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? सही बताओ हाँ या ना। समझ में आया यहां तक? यस सर। समझ में आ गया? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ध्यान देना। हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा हमेशा? या तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, या तो P पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किल आपको दो गिवन होगा और दो सर्किल गिवन होगा तो हम DCT कितना होगा, TCT वगैरह सब बता सकते हैं। तो वहां पे यही दो बातें पूछेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लेंथ ऑफ DCT निकालो। तो मेरे को C1 पता है और C2 पता है, और यदि R2 अपॉन R1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो C1 पता है, C2 पता है, तो P मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बताओ P निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? अरे यस सर। P निकाल सकता हूँ। अब जैसे मेरे को P निकल गया, अब मेरे को क्या निकलना है? मुझे क्या निकालना है? T1 T2 डिस्टेंस निकालना है सपोज। तो हम C1, ये देखो हमें T1 और T2 मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो T1 और T2 डिस्टेंस चलो निकाल के दिखाता हूं तभी पता लगेगा, अभी बोलने सिखा दूंगा।
तो पहली बात ये समझ में आ गया सबको, ये बात क्लियर हो गया सबको? अरे क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब क्लियर हो गया तो तुम नोटिस करके देखो, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? ये कॉपी कर लेना, ठीक है? ये रफ कर रहा हूं मैं। अब ध्यान दो कि यहां पर यदि लेंथ ऑफ डीसीटी मैं निकालूं, लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी मैं निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा? T1 T2 हो जाएगा नहीं जी? T1 T2 लेंथ ऑफ डीसीटी को मैंने ये डेफिनेशन दिया था। तो T1 T2 जो है एक्चुअल में ये C2N के बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा? T1 T2 C2N के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. C2N के बराबर हो जाएगा। और C2N जो हो जाएगा, C2N देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल इससे पास कर रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? 90 है। फिर 90 है ना, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है। तो C2N को मैं क्या लिख सकता हूं जी? C2N को क्या लिख सकता हूं जी? बताओ। C2N को मैं क्या लिख सकता हूं? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C1N, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C1N लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. C2N जो हो जाएगा, C2N जो हो जाएगा, ठीक है, C2N जो हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस CN के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ या ना? अरे हो जाएगा? सर Yes, C1 स्क्वायर होगा। क्या बोली? C1 C2, सर C1 n का भी तो स्क्वायर होगा। हाँ फाइव बिल्कुल प्लस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोल रही है आप। C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C1N होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? अरे होगा? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसमें मेरे, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो ध्यान से, C1 C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को C1 पता है C2 पता है, तो C1 C2 पता है, माइनस C1N, देखो C1N को मैं क्या लिख सकता हूँ? R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो C11 क्या हो गया? Yes, sir. R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकला? जो T1 T2 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, उसका फॉर्मूला ये निकाला, रट्टा मार के रखना इसको, समझ गए? देखो यहाँ पर C1 भी मुझे पता है क्योंकि सर्किल गिवन होगा। गिवन क्या क्या होगा इस सिचुएशन में? गिवन क्या क्या होगा जी? गिवन क्या क्या होगा? S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, ये दो बातें गिवन होगा, ठीक है? इसमें गिवन क्या क्या होगा? S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। यदि ये दो बातें गिवन है, ठीक है, ये दो बातें गिवन है, तो डीसीटी का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ डीसीटी जो होगा वो T1 T2 के बराबर होगा। और वो कितने के बराबर होगा? सिंपल, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, ठीक है? समझ गए? सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला? लेंथ ऑफ डीसीटी। लेंथ ऑफ डीसीटी कितने के बराबर हो जाएगा? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब मुझे तुम लोग बताओ कि मुझे थीटा निकालना है, जो बताओ दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है? दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है जी? दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 2 थीटा है। तो मुझे यदि थीटा निकालना है, यदि मुझे थीटा निकालना है तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? बताओ। यदि मुझे थीटा निकालना है तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? हाँ जी, देखो मुझे यहां पर अब निकालना है एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है? एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो लेंथ ऑफ डीसीटी हमने निकाल दिया, वो कितने के बराबर हो जाएगा? C1 C2 माइनस, हाँ ठीक है, Sin theta. ठीक, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, R1 माइनस। यहां तक आगे समझ में बात? आगे बढ़ू मैं?
यस सर। चलिए आगे अगला पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब देखो एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन, तो देखो पहला फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये रट्टा मार लेना फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ये याद कर लेना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं तो प्लीज लिख लेना ये। ठीक है, लिख लिया सब लोग? यस सर। ठीक है, लिख लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट देखो एंगल बिटवीन, थोड़ा फिगर सही से बना लेना तुम लोग। ठीक है, फिगर मेरे से होता नहीं है तो फिगर ड्रॉ कर लेना। सर इसको हो गया। इको हो रहा है तो क्या करें बताओ? सर आवाज अब इसी सब के कारण तो मैं आईपैड पे पढ़ा रहा था। अब तुम ही लोग बोलते हो कि आईपैड पे सर समझ में नहीं आता है, पता नहीं। तो आईपैड पे समझ में नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? फिजिक्स वाले क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता है तुम लोगों को? ये लोग बोलते हैं क्या कि फिजिक्स के क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सर सच है उसकी क्या? प्रॉब्लम होती है सर। बताओ, मतलब मैंने बोला भी कि सर पूरी क्लास खराब हो जाती है। बताओ 2 घंटे मैं आईपैड पे लेता था, कितना इफेक्टिव क्लास होता है, कितना मैं सिलेबस कवर कर लेता। यहाँ पर हर 2 मिनट में तुम लोग की प्रॉब्लम होती है। अब किस किस बच्चे ने क्या बोला मुझे नहीं पता। वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं क्या कि आईपैड पे समझ में नहीं आता है। अब बताओ, अब आईपैड पे समझ में नहीं आता है तो ठीक है। अब इको हो रहा है तो क्या करूं मैं बताओ? एक ही ऑप्शन है कि मैं उसको रीस्टार्ट करूं, और तो मुझे पता नहीं। अब मैं पढ़ाऊं कि एक बात बताओ, तुम लोग आईपैड पे कंफर्टेबल हो कि तुम लोग को भी प्रॉब्लम है? तुम लोग को आईपैड, देखो आईपैड पे चलूंगा ना मैं तो यकीन मानो बहुत स्पीड होगी हमारी। ठीक है, इतनी स्पीड होगी सर पूछो उस मत। सर हाँ, सर उसी पे ठीक रहना पड़ता है। तुम लोग ये बताओ कि बोर्ड पे पढ़ाओ कि आईपैड पे पढ़ाओ? देखो आईपैड पे पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आता है, सबको पता है। सर आईपैड में पता है, और बहुत इफेक्टिव क्लास होता है, हम लोगों ने देख लिया है। बोर्ड पे तुम देख लो कि तभी से सभी लोग मेरे को बोला कि सर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, तमाम सारी प्रॉब्लम आ रही है। और ये लोग मुझे बोलते हैं क्या कि बच्चे लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। बताओ एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं 4 बार पूछता हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, तब बच्चे क्यों नहीं बोलते कि नहीं आया? क्लियरली बताएं। तो वो बोलते हैं कि बोर्ड पे समझ में आता है, आईपैड पे समझ में नहीं आता है। तुम लोग को आता है कि नहीं? तो तुम लोग को मैं आईपैड पे पढ़ाऊंगा, उन लोगों को बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आईपैड पे पढ़ाऊंगा, मुझे तो 2 घंटे देने ही है। यदि आईपैड पे पढ़ाऊंगा तो यकीन मानो सिलेबस बहुत फास्ट निकलेगा। तुम लोग बताओ कि आईपैड पे पढ़ाओ या बोर्ड पे? चलो बोर्ड पे बोल रहे हैं तो हम बोर्ड पे पढ़ा देना, ठीक है। अब बोर्ड पे ये इको को होगा तो कितने बार मैं वो करूंगा, ठीक है ना? तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो लिखो। अब सभी लोग बोर्ड पर ही चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब जिस इको हो रहा है तो सभी लोग का इको होगा तब मैं रीस्टार्ट करूंगा। यदि सभी लोगों का इको नहीं हो रहा होगा तब मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि देखो बार बार मैं रिस्टार्ट नहीं कर, एक बच्चे के लिए रिस्टार्ट तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। और कितनी बार करूंगा? देखो तुम लोग पहले डिसाइड कर लो आईपैड पे या बोर्ड पे। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं आईपैड पे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बोर्ड पे। मेरी स्पीड होती है लेकिन, ठीक है स्पीड मेरी होती है, लेकिन आप बताओ ना आपको समझ में आता है कि नहीं? नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछो ना मेरे से कि सर समझ में नहीं आया, क्लियरली बोलो, फिर से समझाऊंगा। तो उसका बेस सर हाँ। सर मुझे फिजिक्स क्लास में भी बोर्ड ब्लर आता है और इस वक्त भी फिजिक्स क्लास में सर फिजिक्स क्लास में भी मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि मुझे ब्लर आता है और आवाज भी नहीं आती है।
अब ये देखो, ये फिजिक्स वाली तो निधि मैम लोग सही बताना, ठीक है, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। मैथ्स में तुम लोग डिसाइड कर लो, जितने भी 18-20 बच्चे रहते हैं इस बैच में, कि तुम लोग को बोर्ड पे पढ़ना है या आईपैड। आईपैड पे यदि मैं स्पीड चलता हूं तो तुम बार बार मुझे रोक सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं। स्पीड चलने से क्या होता है, तुमको समझ में 100% आना चाहिए। कहीं समझ में नहीं आता तो तुम बोलो सर यहाँ समझ में नहीं आया, बस। और स्पीड में तो मुझे लेके चलना पड़ेगा, मैं स्लो तो चल नहीं सकता हूँ। बोर्ड पर भी मैं स्पीड में लूंगा, लेकिन ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा सा स्लो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आईपैड पर तो थोड़ा स्पीड होगा ही, मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देखो, डिसाइड करके मुझे बताओ, मैं अब टाइम खराब नहीं करने वाला हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। डिसाइड करके तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो कि भाई बोर्ड पे पढ़ना है या आईपैड पे पढ़ना है। तुम लोग जिस पे बोलोगे मैं उसी पे पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बोर्ड पर ही पढ़ा सकता हूँ। मैं तो इससे परेशान हो जाता हूँ कि हर दिन 10 मिनट खराब, 15 मिनट खराब, 20 मिनट खराब, आधे घंटे खराब, ठीक है। तो मैं इस परेशान हो जाता हूँ। तो इतना 10-20 मिनट ऐसे खराब करते जाएंगे तो इमेजिन करो कितना खराब हो चुका है। ऐसे ही ये लोग टाइम देते हैं 40 घंटे, 42 घंटे, और बोलते हैं 70 घंटे का सिलेबस खत्म करो, तो कैसे हो। तो प्लीज थोड़ा सा इधर ध्यान दो। अब मैं ये आगे कर लिखता हूँ, तुम लोग बोल रहे बोर्ड पर ही, तो मैं बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो देखो दोनों एंगल के बीच का जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 2 थीटा के बराबर। तो एंगल, नेक्स्ट पॉइंट है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स आर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, एंगल कितने के बराबर लिख सकता हूं मैं, सोच के बताओ। और ऐसे सोचना है, ठीक है, कि आपको मतलब सारी सारी बात पता हो। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर। अब तुम नोटिस करके देखो, ध्यान देना कि ये एंगल, ये देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल कौन सा ले लूं मैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल C1 and C2, C2 C1 C2 N। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, C1 C2 N ट्रायंगल दिख रहा है क्या, C1 C2 N Yes, ट्रायंगल sir. दिख रहा है। अब C1 C2 N ट्रायंगल में यदि मैं साइन थीटा और लिखूं तो साइन थीटा और क्या लिखाएगा बताओ मुझे, साइन थीटा और क्या लिखाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, R1 minus R2 upon C1 C2. ठीक है। नहीं नहीं, मैं कोई स्पीकर ऑफ नहीं कर रहा सर, या तो आप भी हमारे साइड का स्पीकर ऑफ रख के पढ़ाइए। अब आपके साइड का स्पीकर मैं ऑफ कर दूंगा तो कोई बोलेगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा। हम्म लेकिन मेरा स्पीकर तो आवाज भी नहीं, मेरा स्पीकर तो आवाज आ ही नहीं रहा है, मेरा स्पीकर तो ऑफ है, ठीक है। वो तो तुम लोग सिर्फ बोलते हो तब आता है आवाज, अदरवाइज तो ऑफ ही रहता है, ठीक है। चैट में फिर पता नहीं लगता यार, कब चैट की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है, समझ गए। जब बोलता है कोई ना तब ध्यान जाता है, लेकिन चैट की तरफ ध्यान जल्दी नहीं जाता। तो पता चले तुम लोग कुछ पूछ रहे हो और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम बोल रहे हो, तो चलो एक काम करके देखते हैं, हम इसको म्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कभी चलता है कभी नहीं चलता है, सर्दी लग गया लगता है इसको। हेलो, आवाज आ रहा है। Yes, sir. अब ये तो बंद ही नहीं हुआ यार। आवाज आ रहा है क्या।
Yes, sir. पता नहीं ये बंद क्यों नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ओके, मैं बंद कर दिया हूं इसको। ठीक है, अब आप लोग का आवाज में चैट में पूछ लेना, जो भी मैं ट्राई करूंगा। अब सही आ रहा है क्या आवाज मेरा? अब ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगा, साइन थीटा यदि मैं निकालूं तो यहां से देखो साइन थीटा, ये थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो R1 माइनस R2, और ऑब्वियस सी बात है इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा जी, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका C1 C2। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग अब बोलोगे नहीं तो क्लास में मजा नहीं आता है। खैर छोड़ो हटो, कोई बात नहीं, इतनी सेक्रीफाइस हम कर लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब यहां से यदि मैं लिखूं तो ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, यदि मैं एंगल लिखूं, ठीक है, तो साइन थीटा मैंने निकाला तो इसी का इन्वर्स हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका, एंगल हो जाएगा आपका साइन थीटा 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 बाय C1 C2। आई होप सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। तो एंगल बिटवीन DCT जो निकल के आएगा, ठीक है, वो R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2 साइन इनवर्स के साथ, और लेंथ ऑफ DCT हमने निकाल दिया C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यदि सर्किल टच करेगा, इफ सर्किल, ये मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको लिख लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, मतलब इसको नोट कर लेना, फिगर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नीचे नीचे कर लिया, ठीक है, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लेना। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ सर्किल टचेज ईच अदर, इस सर्किल जो है इफ सर्किल टचेज ईच अदर, यदि सर्किल जो है टच करेगा ईच अदर एक्सटर्नली, सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, टच करेगा, देन लेंथ ऑफ DCT, उस केस में लेंथ ऑफ DCT किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टच करेगा इच अदर, तो C1 C2 देखो टच करेगा तो C1 C2 इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर, तो C1 C2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस, अभी तुम लोग का अभी इको आ रहा है क्या, अभी सही आ रहा है क्या, अभी मेरा आवाज सही आ रहा है सब लोग को, ठीक। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, हाँ या ना, हो जाएगा। अब यदि इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्वियस बात है 2 अंडर रूट R1 R2, यदि टच करेगा इच अदर तो सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2, समझ में आया, समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको क्या बोलेगा कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आप लिख लेना फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोलेगा कि ये जो दोनों इक्वेशन है टेंजेंट का, वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो ध्यान से समझना टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना टेंजेंट का इक्वेशन यहां से कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि टेंजेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है
फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ डी सिटीज। इक्वेशन ऑफ डी सिटीज कैसे, लेंथ ऑफ डी सिटी मैंने निकाल दिया, एंगल बिटवीन डी सिटी मैंने निकाल दिया। अब तीसरा चीज क्या पूछ सकता है कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ध्यान दें। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो मैं पी पॉइंट निकालेंगे। तो पी पॉइंट हमें पता है कि फर्स्ट कि फाइंड पॉइंट P using external division, ठीक है, by P on C1 and C2। C1 C2 को P एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ये वाला जो कंसेप्ट बताए थे उससे हम लोग P निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बताओ हाँ है ना। P निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। हेलो, अच्छा सॉरी, हाँ या ना तो बोल ही नहीं सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये एक्सटर्नल टच कर रहा है तब सर R1 प्लस R2 के बराबर क्यों नहीं आया जब एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तब। क्या लिख रही है सर, ये R1 प्लस R2 के बराबर कौन सा भाई R1 प्लस R2 के बराबर, क्योंकि ये ओके ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P निकालेंगे। P हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि C1 C2 को P क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1 बाय R2 बाय R1 के रेशियो में, R1 R2 रेशियो में। अब हमने क्या किया, P पॉइंट निकाले। अब P पॉइंट निकाल लिए तो मुझे क्या निकालना है जी, मुझे टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिख दिया कि भाई ये इक्वेशन लिख दिया। देखो मेरे को P पॉइंट पता है, P पॉइंट को मैं मान लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, यहां मत मानो यहां मानो। लेट P जो निकला हमारा अल्फा कॉमा बीटा निकला, मैंने निकाल लिया P अल्फा कॉमा बीटा। यदि P अल्फा कॉमा बीटा सपोज कर लिया, ठीक है, तो जो टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, y माइनस अल्फा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, m इंटू एक्स माइनस बीटा, y माइनस बीटा m इंटू एक्स माइनस अल्फा। उल्टा लिख दिया यार, ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा। भाई जो इक्वेशन टेंजेंट का होगा ये होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और इसमें कौन सा अननोन होगा, इसमें अननोन कौन सा है, इसमें अननोन कौन सा होगा, तो इसमें m अननोन होगा। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में m क्या होगा, अननोन होगा। अब ये जो m अननोन है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेथड 1 है मेरा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी या तो C2 से या C1 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। C1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 पर निकाल देंगे, ठीक है, C1 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 पे निकाल देंगे। तो C1 T, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी इस पर, ठीक है सर हाँ, इको इको हो रहा है। मैंने तो इसको तो बंद कर दिया, लेकिन तुम लोग का आवाज कैसे आ रहा है भाई, मैंने यहां से भी बंद कर दिया। बोलना तो, एक मिनट, अब बोलना, कोई आवाज आ रहा है, बोलना कोई। यस सर। यस सर। यार इसको मैंने बंद भी कर दिया तब कैसे आवाज आ रहा है, ये तो पूरा अभी भी इको हो रहा है। पूरा मैंने म्यूट कर दिया है तब भी बंद हो रहा है, और इसको बंद कर। अब बताओ तो इको हो रहा है क्या, यस लिखो सर। कमेंट में, लिखो मैंने सारे स्पीकर ही बंद कर दिया है। अभी इको हो रहा है क्या,
मेरे पास हेडफोन नहीं है। अब भी इको ट्रैक हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या है जी? हम्म, दूसरा सर ऑप्शन क्या है? मैं अपना एयरफोन लगाया, लेकिन एयरफोन का तो उतना डिस्टेंस ही नहीं है, होगा इतनी दूर में कैसे पढ़ाऊंगा मैं? कितनी देर का क्लास बाकी है? 11 बजे। एक काम करूं मैं, एक बार ये स्टार्ट करके देख रहा हूं, ठीक है?